नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार को लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल की हार्दिक बधाई। सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस और संगत एपी जोशी अंकल और शकुंतला जोशी आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि अपना गुरुजी के साथ जर्नी शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एपी जोशी अंकल, शकुंतला आंटी, ओवर टू यू। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्ते। और सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा नमस्ते आज हमारी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जोशी अंकल जी आए हैं और शकुंतला जोशी आंटी जी आए हैं। तो आप दोनों का मैं सभी संगत की तरफ से बहुत बहुत प्यार के साथ आपका वेलकम करती हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप दोनों हमारे बीच में हैं। इतना शुभ दिन है, जैसे अंकल ने कहा, सभी को लोहड़ी की बधाइयाँ, सबको मकर संक्रांति की बधाइयाँ। और अंकल जी और आंटी जी, आपको पता है आप पुरानी संगत हैं। पुरानी संगत मतलब बहुत सालों से गुरुजी के इस रूप से जुड़ी हुई हैं। और आपको पता है कि कितने प्यार से और कितने जोश से गुरुजी लोहड़ी का पर्व मनाते थे। तो आज हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आप और आंटी जी, अंकल जी, आप और आंटी जी दोनों अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो रही है वो हम सब के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी संगत जो है इससे बहुत हमें हौसला मिलता है। हमें गुरुजी के प्रति हमारा जो प्यार है, हमारा विश्वास है, वो बहुत और अधिक बढ़ जाता है। और जो संगत गुरुजी के साथ काफी सालों से जुड़ी हैं, जिन्होंने देखा है कि गुरुजी किस तरह अपनी संगत के कल्याण करते हैं और करते थे और किस तरह अपना प्यार बांटते थे सभी में, तो जो संगत बहुत सालों से जुड़ी हैं उनके थ्रू हम सबको ये मोती मिलते हैं सुनने के लिए और अपने जीवन में उनको उतारने के लिए। तो अंकल जी, आंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और before you start sharing with us your journey and your wonderful experiences with Guruji, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप और आंटी जी दोनों गुरुजी का जो प्यारा एक वचन है कि गुरुजी ने कहा था, जब कभी परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो और मैं अपना काम करूंगा। तो अंकल जी, आंटी जी, रिक्वेस्ट है कि आप पहले गुरुजी के इस वचन को का व्याख्यान करें अपने शब्दों में, अपने एक्सपीरियंसेस से, और उसके बाद हम सबको इंतजार है आप और आंटी जी की जर्नी का। तो बहुत वेलकम है अंकल जी और आंटी जी हम सब की तरफ से। एंड बहुत शुक्राना है सुरेश अंकल जी का भी एंड द टीम विच इज प्लानिंग एवरीथिंग, कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया बनाया है कि हम सबको ये मौका मिल रहा है ना केवल सुनने का, बल्कि सभी संगत जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं उनसे रूबरू होने का और उनको सुनने का। So I will not take any more time, Uncle ji and Auntie ji. Over to you, Joshi Uncle and Joshi Auntie ji. Jai Guru ji. अंकल जी अपना अनम्यूट कर लीजिए अंकल जी। नो अंकल जी, वीडियो ऑन रखिए और यस अंकल जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए अंकल जी। यस अंकल जी, आई थिंक इट इज फाइन नाउ। थैंक यू आंटी, थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको सबको सबसे पहले महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। फिर गुरु की प्यारी सारी संगत को सादर नमस्कार करता हूँ।
आज का जो वचन है, मैं आज उस पर सुना जो अभी आंटी ने बोला। आंटी एक्चुअली हमारे गुरु महाराज जो है ना, हमें सबको पता है कि सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानते हैं। इनफैक्ट ही दी फाइनल अथॉरिटी ऑन इन होल ब्रह्मांड यू कैन से। तो ये गुरु महाराज ने कहीं 2-3 बार कही है शब्द के भी डॉक्टर ने अपना काम करना, मैं अपना काम करना है। इससे इसके ना 2-3 में सत्संग भी याद है, इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार अंकल जी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपकी और आंटी की पूरी शक्ल नजर नहीं आ रही, सो इफ यू कैन प्लीज एडजस्ट द स्क्रीन। नो, थोड़ा सा अंकल आपके सिर्फ आपकी आंखें और ऊपर नजर नहीं आ रहा, तो इफ यू कैन जस्ट यस अ लिटिल मोर, यस दैट इज वंडरफुल। शुक्रिया अंकल जी, शुक्रिया, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा कम नॉलेज है इसका। एनीवे ना आंटी 2-3 सत्संग मैंने, मतलब संगत जी 2-3 सत्संग मैंने सुने थे बहुत पहले, कि एक बार एक संगत के बच्चे की किसी का अंगूठा कट गया था। बहुत ध्यान से सुनना संगत जी। तो वो अंगूठा अगर एक प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर डॉक्टर के पास चला जाता तो ठीक हो जाता। उस लिमिटेड पीरियड से वो बाहर, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, फिर भी डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं सर्जरी कर देता हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा है मुश्किल। वो सर्जरी टेकअप करी और सर्जरी जो उसकी ठीक होगी, जो जब उसका अपना टांके वांके खुले उसके, तो उसने कहा, तो कहते भाई ठीक हो जाएगा। और संगत ने, जो संगत थी जिनके बच्चे को तकलीफ अंगूठा काटा था, वो कहते हैं कि बस गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास है। तो संगत जी, उस डॉक्टर ने ये कहा कि आप मुझे अपने गुरु जी के पास ले जाइए। तो गुरु जी ने वो ले भी गए। वहां जाकर के वो आदमी स्तब्ध रह गया, डॉक्टर स्तब्ध रह गया। कहते हैं कि मैंने तो उस सर्जरी में कुछ भी नहीं किया था, इट वॉज प्योरली दिस पर्सन, आपके गुरुजी, यही ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर होते रहे, इन्हीं का सारा करिश्मा था, मैंने उस सर्जरी में कुछ भी नहीं किया था। ये तो कुछ छोटी सी चीज है। और एक बार ही हमारे मतलब जयत्रा अंकल आप सभी जानते होंगे, उनको भी गुरुजी ने कहा था, वो वही बाल है, डॉक्टर ने तो जो कुछ करना है सो करना है। उनका हार्ट का ऑपरेशन था, अंदर तो मैं ही करना है ना, करा ले जाकर सर्जरी। थर्ड वन, एक बार एक गुरुजी की बहुत ही निकट की संगत थी जो शब्दों की सेवा करती थी, आई डोंट वांट टू नेम हिम। उन्होंने बड़ी अथॉरिटी से, नॉट अथॉरिटी से, लिबर्टी ले ली कि गुरु महाराज, मेरे जो फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोटा ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, फिर तो लोटा ले आया। वो अगले दिन लोटा ले आए, गुरुजी ने ब्लेस करके दे दिया। तो जो भी इसकी विधि थी उस हिसाब से वो काम करता रहा, आधे से आधा पिलाते रहा उनको, आधे से नहाते रहे। 2-3 महीने के बाद वो कहते हैं कि गुरु महाराज फादर साहब तो ठीक नहीं हुए। तो कहते ठीक है, फिर एक और लोटा ले आया। और वो आदमी उस वक्त समझ गया कि मेरे से क्या गलती हुई है। तो कहने का भाव संगत जी ये है, जो करना है लोटे नहीं करना था, करना तो गुरु महाराज ने। लोटा तो महाराज एक इसलिए देते थे हमें कि भाई उस महाराज के नाम में हम लगे रहें। रोटी की जो भी हम काम करते थे, मानते थे, धोते थे, पीते, उसको तो महाराज में ध्यान रहे हमारा। और उस हिसाब से काम तो सारा लोग अपना गुरु जी ने करना था। संगत जी, गुरु जी ने सब कुछ करना, अगर डॉक्टर ने भी कुछ करना है वो भी गुरु जी की ही कृपा से करना है, गुरु जी के आशीर्वाद से करना। डॉक्टर भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, गुरु जी दी फाइनल अथॉरिटी। इसीलिए गुरु जी कहते थे कि भाई ठीक है, डॉक्टर ने अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। दिस इज व्हाट आई फील अगेन, के महाराज ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर। वो जो करना है, करवाना है, वो उन्हीं ने करना है। दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी, एब्सोल्युटली राइट। एंड ऑफ कोर्स टुडे इज योर डे एंड इट इज आवर प्लेजर टू लिसन टू यू एंड आंटी जी। बट मेरे को भी अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है अंकल जी, कि गुरुजी की मर्जी होती थी कि कब किसी को डॉक्टर के पास भेजना है या नहीं भेजना, क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है इस बात को समझने की। बट गुरुजी को पता था। मेरे पर्सनली एक बार मेरी जो पर्टिकुलर बैक की प्रॉब्लम थी, बहुत डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी करा लो, बट गुरुजी ने मना कर दिया था।
एंड शुक्र है परमात्मा का कि हमने गुरुजी की बात मानी और बिना डॉक्टर के इंटरवेंशन के विद टाइम एंड गुरुजी's ब्लेसिंग्स बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद देयर वाज अनदर ओकेजन जब मेरी हिस्टेरेक्टमी होनी थी। उस समय गुरुजी ने ना केवल मेरी सर्जरी मतलब बोला कि करनी है, उन्होंने मेरी हॉस्पिटल बदल दिया। कहाँ हैदराबाद में होनी थी, बट हिज अकॉर्डिंग टू हिज प्लानिंग ही सेंट मी टू एम्स, वहां के डॉक्टर से, विदाउट गुरुजी कमिंग इनटू द पिक्चर, बट ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। वो बेशक दूर भी हूं तो हमारी जो इलनेस है वो गुरुजी कंट्रोल करते हैं। हम सिर्फ जब गुरुजी के आगे एक बार सर झुका दिया, हमें बस सिर्फ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज उनको हमसे ज्यादा पता है। और डॉक्टर, यस सर्जरी तो डॉक्टर ही करेगी, बट वंस गुरुजी टेक्स ओवर, सो डॉक्टर के भी हाथ जो हैं गुरुजी की ही एनर्जी से चलते हैं। एंड बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। सो I was reminded of this beautiful satsang जो इस गुरुजी के वचन से रिलेट करता है। So, and अंकल जी, गुरु महाराज अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, करने कराने वाले वही हैं, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर के पास भेजते हैं तो वही भेजते हैं, इवन देन आप तो गुरु जी करते हैं जो भी कुछ करते हैं। बहुत सही कहा, ये आपने कल सत्संग सुनाया था। आंटी एक तो मैं पहले नॉर्मली भूल जाता हूँ, आप मेरा प्रणाम अपनी मदर इन लॉ को और मदर को जरूर दे देना। इट वाज रियली मिसमराइजिंग यस्टरडे, हम तो मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो मेरी आपसे शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर कन्वे कर दूंगी को। सुरेश अंकल ने भी मुझे कहा था कि लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड, ये भी गुरु महाराज की कृपा है। देखो एट 90 एंड 92 वो सत्संग करा रहे हैं। सो आई मीन दिस इज टोटली इन हिज कंट्रोल। और आप मानेंगे कि नॉर्मली अगर रिकॉर्डिंग करनी हो तो सीनियर्स के साथ कई बार बीच में रुकना पड़ता है, बट इट वाज गुरुजी की ग्रेस थी, गुरुजी की मर्जी थी, बिना रुके दोनों रिकॉर्डिंग्स एकदम हो गई और बहुत बढ़िया हो गई। such people never grow old। यस यस, हाँ जी ठीक कह रहे हैं अंकल जी। और वो आई थिंक आई विल नाउ anyway, यस अंकल जी, आई थिंक आई विल नाउ रिक्वेस्ट यू एंड सभी संगत वेट कर रही है आपका और आंटी जी का की जर्नी गुरुजी के साथ सुनने के लिए। सो आई विल नाउ हैंड ओवर टू यू एंड आंटी जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं अगेन आप सबका लोहड़ी की सबको मुबारक देता हूँ। कंप्लीट संगत को जो भी जहाँ जहाँ है, हम दोनों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके बाद महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्राना करता हूँ, जिनके माध्यम से हम यहाँ पर सत्संग करने का हमें मौका मिल रहा है। इसके अलावा उस घड़ी का संगत जी बहुत शुक्राना करता हूँ जिस घड़ी गुरु महाराज के चरणों में हमारा मत्था टेका और गुरु महाराज ने हमें परमिशन ही दी। मैं उनकी आज्ञा के बिना तो कोई मत्था उनके यहाँ चरणों में टेक ही नहीं सकता। मत्था टेक गया मीन्स यू आर ब्लेस्ड। संगत जी हमारे लिए तो वो है कि दो तीन शब्द, जे तू ना फरदा साड़ी बां असा मर जाना सी, तो और कुर्बान जाऊं उस वेला सुहाई जब तुम्हारे द्वारे आया। तो ये सब चीज़ें हमें तो वो घड़ी सबसे अच्छी लगती है जब महाराज ने हमें बुलाया और ब्लेस किया। मेरे ऑफिस के अंदर संगत जी एक मतलब मेरी बेटी समान एक बंदा था जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि जोशी जी ऐसे ऐसे गुरुजी बैठते हैं एम्पायर स्टेट में, आप हमारे साथ चलोगे क्या? तो मेरे मुँह से एक बार भी संगत जी ना नहीं निकली। मैंने कहा कोई अच्छा दरबार है, अच्छी जगह है तो हम जरूर जाएंगे। और हम वहाँ पर वो हमें मुझे अपनी गाड़ी में ले भी गया नेक्स्ट डे। और वहाँ जब देखा तो रियली वहाँ का सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि सब कुछ नया नया था और इससे ज़्यादा उस बंदे ने कुछ बताया भी नहीं था कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। ना हमें पता था कि क्या वहाँ पर होता है, लेकिन अच्छा दिमाग में हमारे कोई लालच नहीं था, कोई हमें कुछ मांगना है कि मैं यही नहीं पता मैं किस वजह से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, तो कुछ भी नहीं पता था। और ये स्थिति आप संगत जी कोई नहीं मानेगा, ये स्थिति हमारी करीबन 3 साल जब तक गुरुजी ने चोला छोड़ा तब तक ही रही। और हम वहाँ पर बिना किसी लालच के बिना किसी मांग के जाते थे और यही मतलब वहाँ अच्छा बहुत लगता है।
गुरु महाराज का ऑरा, गुरु महाराज की जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, वही हमें वहाँ पर खींच के ले आता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। कभी सत्संग भी सुनते थे तो दिमाग में ये नहीं आया कि भी हमारे पास जो कोई एक समस्या से हम गुजर रहे थे उस वक्त कि महाराज से ऐसी कोई मांग कर कुछ कह दे, नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि करने कराने वाले सोचवाने वाले तो वही हैं। देखो, फिर मैं अब आपको अपनी कुछ जो महाराज यहाँ ब्लेसिंग दी, जो हम पर परिवार पर ब्लेसिंग करिए, उसके कुछ चीजें कुछ बताऊंगा। उससे पहले इतना जरूर कहूंगा कि संगत जी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गुरु महाराज के स्वरूप, गुरु महाराज की विजन, गुरु महाराज का के सत्संग स्वप्न जो आते हैं, इनको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये साक्षात गुरु महाराज होते हैं और बिल्कुल सच होते हैं। और दीज आर ऑल ऑफ ब्लेसिंग। आपको सपने में कुछ भी दिख जाए, गुरु महाराज के प्रति उनका फोटो दिख जाए या कोई बड़े मंदिर दिख जाए, तो वो आप सच मानिए कि हाँ, ये गुरु महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि मेरी तो सारी ब्लेसिंग इन्हीं के माध्यम से आई, क्योंकि डायरेक्ट मेरी कभी गुरु जी से कोई बात हुई नहीं। अब मैं आपको शुरू से एक एक करके छोटे छोटे सत्संग सुनाता हूँ, बाद में बड़े सुना दूंगा। सबसे पहले मैं परेशानी के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा था, मुझे एक विजन दिखती है कि मैं पढ़ा हूँ, विजन इट वाज, ना मैं सोया हुआ था ना मैं जगा हुआ था। विजन दिखती है कि मेरे बाईं साइड के अंदर काफ़ी मतलब जानवर आ रहे हैं, जिसमें गधे घोड़े मतलब गायें बैल सब आ रहे हैं। और मैंने काफ़ी सालों पहले सुना था कि भाई ये सब, बहुत पहले, कम से कम 40 साल पहले सुना था कि ये ठीक नहीं होते, ये सब मुसीबतें होती हैं और ठीक नहीं होते बिल्कुल भी। मैं परेशान हो गया, सब उस विजन में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसी वक्त राइट साइड में संगत जी मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कोबरा आ रहा है, बिल्कुल काफ़ी बड़ा कोबरा। उसने अपना जो हुड था फंड मेरे आगे उठा दिया और मैं उसको देखता रहा कि ये क्या हुआ। तो इमेज थोड़ी सी देर के बाद उस हुड के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग अपीयर हो गया। और देखते देखते उस शिवलिंग में बहुत पीले चोले में इतने प्यारे गुरुजी वहाँ उसमें अपीयर हुए कि मैं आपको कुछ मतलब बयान नहीं कर सकता। ये कुछ चीजें ऐसी होती जो आदमी खुद देखता है वही महसूस कर सकता है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस सेम वे। तो दैट वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग जो मैंने प्राप्त की। और जिस समस्या से मैं गुजर रहा था, विश्वास कीजिए, मेरी वो धीरे धीरे नोट के एकदम धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई। दैट वाज क्लियर इंडिकेशन कि तेरे पास मुसीबतें तो आ रही हैं, बट आई एम देयर विद यू, आई एम स्टैंडिंग बाय यू। और मेरा वो जो समस्या थी वो महाराज ने दूर कर दी। इसके बाद एक संगत जी 2006 के एंड में 2007 का हमें कैलेंडर मिला था। उस कैलेंडर के अंदर महाराज का एक स्वरूप था, करीबन 6x12 का या 6x12 का स्वरूप था। उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। दिस वॉज माई सेकेंड ब्लेसिंग, ऑलवेज गुरु जी। तो मैंने, क्योंकि समस्या तो चल रही थी, तो उसको कैलेंडर को मैंने क्या किया, एक अलमारी के अंदर लॉक करके रख दिया और भूल भाल गया उस कैलेंडर के बारे में। और करीबन मई के महीने में 2007 के अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं चलो उसको निकाल लूँ और लगा दूँ। उसको मैंने फ्रेम करवाया, जो डेट वगैरह काट दी, तो वो फ्रेम लगा करके, संगत जी आप विश्वास कीजिए, उस कैलेंडर के लगाने की देर, सॉरी उस फ्रेम फोटो लगाने की देर थी और मेरे घर में सभी कुछ पहले से ज़्यादा नॉर्मल होता चला गया। सब समस्याएं छटनी चालू हो गई। और मैं हैरान रह गया, मैं क्या, आई वॉज फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज सुपरवाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्वरूप। महाराज ने सब चीज सुपरवाइज कर रहे हैं और एक एक करके मेरी जो मुश्किलें दूर कर रहे हैं। दिमाग में काफी ज्यादा इनके प्रति ये हो गया कि कुछ है, देयर इज स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैलेंडर। तो उसके कुछ दिन के बाद मैं अपना संजीव मैनी है उनके यहाँ, उनके घर में गया सत्संग के लिए। वहाँ मैंने देखा कि भाई वही स्वरूप जो कि बहुत छोटा था और उन्होंने अपने मंदिर के सेंटर में लगा रखा। मैंने देखा, मैंने दिमाग में आया कि भी बड़ी बड़ी फोटो महाराज के इधर उधर लगे हुए हैं, लेकिन ये एक छोटा स्वरूप टेबल के सेंटर में लगा रखा है। मैं कहा जरूर कोई ना कोई बात इनके यहाँ भी है। तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं बड़े मंदिर के अंदर देखा, वो आंटी मिल गई वहाँ पर, मोनिका मैनी आंटी मिल गई।
मैंने शी वॉज इन हर सेरेमोनियल ड्रेस, कोई उनकी सेरेमनी थी। मैं वहाँ से उनसे पूछा, बेसमेंट में लंगर होता था और लंगर में जीने से नीचे उतरते थे, वहाँ वो मिले। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आंटी एक बात बताओ, आपके मंदिर में एक छोटा सा एक महाराज का स्वरूप फ्रेम किया हुआ रखा, वो वहीं रखा, बाकी फोटो आपके सब इधर उधर हैं, बड़ी बड़ी महाराज की फोटोएं लगी हुई हैं। तो कहते अंकल आप उस फोटो की बात ना पूछिए, वो फोटो कहते हैं कि हमें जब मिला परेशानी चल रही थी और हमने वो अलमारियां बंद करके रख दिया था, और उसके बाद भूल भाल गए। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में हम बैठे थे, तो गुरु जी कहते हैं वो जरा फोटो अलमारी से बंद करके रखे है ना, उन्होंने बाहर कट से ला। तो फिर नुके अचानक मैं जागी, मैंने उसको फोटो को लगाया, फ्रेम करा और वहां पर रख दिया। और अंकल जी वो मतलब आंटी बोलती है अंकल जी वो उस फोटो के रखने की देर थी, तो मेरे घर में जो भी समस्याएं उस टाइम थी वो धीरे धीरे करके काफ़ी ठीक होने लगी, काफ़ी पॉजिटिविटी आने लगी। और ऐसा मैं सोचता हूँ क्योंकि गुरु महाराज का एक तरीका होता है, मतलब उनको पता है कि आने वाले टाइम में किसके साथ क्या होना है। तो किस किस चीज, मेरा अपना मानना है कि जहाँ जहाँ भी महाराज का स्वरूप गया होगा, महाराज ने कल्याण ही किया होगा। और ऐसा दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। इसके बाद संगत जी जब बहुत कुछ सब कुछ ठीक होने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि भी हमारे घर के अंदर महाराज का सत्संग होना चाहिए। तो उन दिनों गुड़गांव के अंदर महीने में एक सत्संग होता था, ये 2008 की बात है। महीने में एक सत्संग होता था और उसकी भी एडवांस में डेट लेनी पड़ती थी और थर्ड संडे को होता था। तो मैंने कमांडर अंकल से अपना डेट लेने का, अंकल मन करता है कि घर में सत्संग हो, तो मुझे आप डेट दे दो कब कब करवाऊँ मैं। तो उन्होंने उसी बात मोबाइल के अंदर सब कुछ चेक किया और कहते हैं कि आप दिसंबर में करवा लीजिए, ये मई का टाइम, दिस वाज द मंथ ऑफ मई 2008, दिसंबर तक बुक था। कहते दिसंबर में करवा लो आप। मैं कहा ठीक है अंकल। तो जैसे संगत जी अभी वो रंगोली की पैड़ियाँ थी वहाँ पर, वहीं बैठे हमने, मैंने डेट ली थी। वहाँ से जैसे मैं थोड़ा सा ही बाहर नीचे को आया, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये सत्संग की डेट अगर मैं बेटे का रिश्ता होने के बाद लेता तो बहुत अच्छी बात होती। बस मैंने सिर्फ रिश्ते की बात करी क्योंकि वो हम भूल, बात परेशानी आती थी कि वो सब भूल चुके थे कि बच्चे की शादी भी करनी है। अब थोड़ी सी परेशानियां दूर हुई तो सोचा भी, फिर दिमाग में आके भी उसके बात करते तो ठीक था सत्संग। तो संजय जी आप विश्वास कीजिए कि ये मई की बात है और विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स बहुत बढ़िया मैच बेटे के लिए हमें मिल गया। दैट मीन जून के अंदर हमें वो मैच मिल गया और वहाँ बेटे की शादी भी हुई। अब बात ये थी कि बेटे की शादी, हमारे घर में जो सत्संग था, बेटे की शादी 7 दिसंबर को हुई और सत्संग 21 दिसंबर का था क्योंकि थर्ड संडे को होता था। तो गुरु महाराज का कहना है कि तू तो सिर्फ रिश्ते की बात कर रहा था, तेरे तो बेटे की शादी ही मैंने सत्संग से पहले करवा दी। तो दिस इज हाउ गुरु जी डील्स विद अवर प्रॉब्लम। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उनको सब कुछ पता होता है, और वो जो हमारे लिए ठीक होता है वो हमेशा करते हैं, जो ठीक नहीं होता उसको उनकी कोशिश होती है कि वो नहीं करें। उनके ऊपर कभी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, हाँ गुरु जी कर दो, गुरु जी ये है नहीं। इसके बाद संगत जी मैंने कुछ हिंट लिख रखे हैं कि एक 2010 में हम कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी का हम सत्संग करते हैं तो गुरु महाराज हमें ब्लेस करते हैं, जो जो संगत सुनती है उसको भी ब्लेस करते हैं। इसका एक मैं आपको थोड़ा छोटा सत्संग सुनाता हूँ कि 2010 के अंदर, 10 ही आई थिंक इट वाज 2010 ओनली, महाराज से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कहीं मेरे से टाइम की गलती हो जाए, किसी सत्संग करने में थोड़ी बहुत ऊँच नीच हो जाए तो उसके लिए वही माफ़ करें। तो सत्संग में हम जा रहे थे, तो सत्संग घर से निकलते हुए हम, आंटी मेरी बोलती है कि जैकेट ना थोड़ी अच्छी से पहन जाना, ठीक से पहन जाना, हो सकता है कोई आपको सत्संग करने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सत्संग के लिए नहीं बोलता, अगर कभी करना होता तो मैं ही खड़ा होकर करता हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता। तो मैंने कहा फिर नहीं, फिर भी देख लो। तो हम घर से चल पड़े, जैकेट वैकेट पता नहीं मैंने बदली या नहीं बदली, बदल ली थी। तो घर से चल पड़े
और वहाँ संगत जी आप विश्वास कीजिए, जैसे जैसे मैंने जोड़े उतारे ना, वहाँ पहले आदमी पुष्करना अंकल खड़े थे, वो कहते हैं ना कोई जोशी अंकल, आपको आज 5 मिनट का सत्संग करना है। और मैं तो दंग रह गया, मैं घर से ही गुरुजी ने आगाह कर दिया था कि सत्संग करना है, और यहाँ मुझे एकदम पता बतला दिया गया कि सत्संग करना है। और संगत जी वो जो ओरा था उस दिन, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा किसी भी सत्संग में कि भी इतना सुंदर माहौल भी, इतना सुंदर एनवायरनमेंट भी गुरु जी का हो सकता है। इट एम्पायर स्टेट के बाद बस वही एक जगह ऐसी देखी थी, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखने को महाराज ने दिखाया, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम रियली डिसेंट वन। महाराज की ब्लेसिंग चारों तरफ बिखर रही थी। यानी वो सत्संग महाराज ने करवाया, और करवाने के बाद जो मेन चीज कहना चाह रहा हूँ, अगले दिन या 2 दिन के बाद ध्यान नहीं, तो क्योंकि हफ्ते में 1 दिन जाते थे बड़े मंदिर, तो वहाँ मैं घूम रहा, मतलब आ रहा था अपना वॉशरूम से, तो आंटी वहीं मिल गई जिनके यहाँ सत्संग था, मोनिका आंटी। कहते हैं कि अंकल मैं आपको बताऊं, जब आप कल सत्संग कर रहे थे ना, तो आपके चेहरे पर ओम बन बन के जा रहा था, आपके चेहरे पर ओम बन बन के जा रहा था। तो उस टाइम तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया, मैं कहा ठीक है आंटी, गुरु महाराज की मेहर है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुरुजी ने दिखाया कि तुझे मैंने घर से भी आगाह किया था, और मैं तुझे ब्लेस भी कर रहा हूँ। तो जो कहते हैं ना कि भी गुरु जी ब्लेस करते हैं सत्संग करते टाइम, तो ये वास्तव में ब्लेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और काफी दिन तक तो मेरे दिमाग में इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी, मैं कहा ठीक है सत्संग हो गया। पर हर सत्संग अगर आप बार बार करो तो उसमें से कुछ ना कुछ स्पेशल निकल के आता। तो वो पिछले दिनों मेरे समझ में आया कि ये तो गुरु महाराज ने दिखाया कि हाँ भाई मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। ये तो छोटे छोटे सत्संग थे संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु महाराज, सभी को पता है हमें कि पहले हमें जीवन दान देते हैं। सबसे पहला काम महाराज का जीवन दान ही देना होता है, उसके बाद ही दूसरी दुनियावी चीजें आपको देते हैं। आप भले खुशी मांगो, पर पहले वो आपको देते हैं कि भाई आपकी लाइफ भी है नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी आंटी को महाराज ने 2 बार जीवन दान दिया, आप बताता हूँ। इस सत्संग के अंदर बहुत कुछ निकल के आएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। इट वॉज दिवाली ऑफ 2010। बड़े मंदिर गए हम अपने घर में पूजन करने के बाद, और वहाँ हमने लंगर, हमें गुरु जी की कृपा से सबको ज़्यादा लंगर मिल गया। तो बड़ों ने तो खा लिया, पर छोटों ने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, तो वो मेरी आंटी को दे दिया उन्होंने। दादी आप खा लो, दादी आप खा लो, लाइक वाइज करके वो बचा हुआ लंगर ना सारा मेरी आंटी को खाना पड़ा नहीं, आंटी ने खाया और कहते ना कि मैं अपनी तकलीफें दूर करूंगी, तुम ना करो, तुम नहीं खाओ। तो उससे अगले दिन हमारे यहाँ ना कि समारके के अंदर एक छोटे भाई का मंदिर है, पूर्वजों का मंदिर है, वहाँ हम नेक्स्ट डे हम गोवर्धन पूजन के लिए जाते हैं। और वहाँ जहाँ भी मेरी आंटी ने मत्था टेका ना, जितनी भी डाइटी के आके मत्था टेका, वहाँ हर डाइटिंग में जो है ना गुरु महाराज के दर्शन में मेरी आंटी को हुए। और इन्होंने कहा कि मैं तो भाई साहब को वैसे ही कहती हूँ बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो, ये तो पहले गुरु जी की शरण में है। तो खैर वहाँ भी फिर नेक्स्ट डे वहाँ लंगर कर लिए के बाद नेक्स्ट डे जब हम घर आए, तो नेक्स्ट डे ही मेरी आंटी की तबीयत खराब हो गई। शी वेंट इनटू द स्टेट ऑफ नोशिया, जिनको कुछ होश ही नहीं रही, बिल्कुल भी बातचीत भी नहीं करती थी बिल्कुल। हमने सोचा कोई गैस वगैरह हो रही है इनको, तो घर में कुछ कॉन्स्टिपेशन भी रहता था इनको। तो 2 नर्सें बुलाई 2 दिन, तो कोई भी शायद वो दे दें, एनीमिया दे दें तो पेट साफ हो जाएगा। उन्होंने दिया तो कुछ साफ हुआ नहीं। फिर हम आंटी को बट लोकल अच्छे हैं, हाँ, आंटी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत ही अच्छे डिसेंट डॉक्टर हैं। रात के 11-12 बजे उनके पास नंबर आया, उस आंटी ने अंकल डॉक्टर ने एकदम समझ लिया और उनकी 2 बार ईसीजी करी, ईसीजी ठीक थी। दवाई दी 5 दिन की, वो दवाई हमने इन्होंने एक ही दिन खाई है, यदि 1-2 दिन आराम नहीं आया तो दोबारा फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने आर्टमीज हॉस्पिटल भेज दिया। आर्टमीज हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जाते, एंड मेरी आंटी उस टाइम ये स्टेज थी कि शी वाज ऑन व्हील चेयर, चल नहीं सकती थी, हालत ठीक नहीं थी। और यूँ सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो उस टेस्ट में पाया कि एंजियोस्कोपी वगैरह सब कुछ कर दिया उन्होंने। टेस्ट में पाया कि आंटी के कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पर हमें नहीं बताया कि उसकी क्या अहमियत है अगर बढ़ जाए तो। और आंटी को एडमिट कर लिया।
कैल्शियम लेवल उन्होंने पाया हमारी बॉडी में 8.4 से 10.2 होने चाहिए। वो बढ़ा पाया तो उसने मेरे बेटे को बोला कि फटाफट जा करके एक पाउडर ही ले आओ, और वो लाने में 15 मिनट लग गए। उस 15 मिनट के दौरान उसने कम से कम 3 बार फोन बेटे को कहा कि कहाँ हो इस टाइम, कहाँ हो कहाँ हो, क्योंकि जो लेवल मेरी आंटी के उसमें कैल्शियम का था उस हिसाब से इनको जिंदा नहीं रहना था। शी वाज टू अंडरगो हार्ट अटैक। अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है, ये सत्संग संगत जी बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, पैनक्रियाटिक हो जाता है, चेस्ट पे कंजेशन हो जाती है, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो मेनली हार्ट अटैक होता है, और डॉक्टर को इसी का डर था कि ये जो पेशेंट है जिंदा कैसे है अभी तक, उसको ये नहीं पता था किस वजह कैसे किसने जिंदा रख रखा। तो फिर उन्होंने फिर एक डॉक्टर ने कहा कि इसको जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो डायलिसिस करके निकाल देते हैं। डायलिसिस का टाइम भी मतलब आप उसकी वो देखिए कि कितनी मतलब मजबूरी थी डॉक्टर की, रात को 3 बजे उसने डायलिसिस का करने का टाइम रखा। लेकिन उससे पहले एक इंजेक्शन ट्राई किया। उस इंजेक्शन से क्या हुआ कि इनका कैल्शियम लेवल जो है ना 2 पॉइंट नीचे आ गया। इससे पहले की स्टेज संगत जी ये थी कि मेरी आंटी को हॉस्पिटल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे थे, हर चीज जलने फूकने के, क्रिमेशन ग्राउंड के सारे, पता नहीं कहाँ क्रिमेशन ग्राउंड पे जलती बॉडी पर, सब सारे इनको सपने आ रहे थे, और वो अच्छा नहीं फील कर रही थी। और एक बार तो सपने के अंदर वो रात को सपने में भागी भागी जा रही हैं, गाउन काला पहना हुआ है, और बच्चा इन्होंने बच्चे अपने प्लॉट के अंदर बिछड़ता देख लिया, अपना ग्रैंडसन बिछड़ता हुआ देख लिया। जब भागी भागी जा रही थी तब पीछे से किसी ने पकड़ा, और इनके मुंह से निकला कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। और जब इनकी सवेरे मत ये जगे तो अच्छा फील कर रही थी, और आंखों के तो नर्स वगैरह ने नहलाया इनको, और जैसे आंखों पर अपने हाथ रखे तो गुरु महाराज ने इनको विजन दिखाई, बड़े मंदिर के बड़े गेट से, छोटे गेट से, और रेड कारपेट बिछता चला गया संगत जी सिंहासन तक, और गोल्डन गणेशा, गोल्डन शिवा, और सब कुछ सोने का इनको दिखाया, और दैट वाज ए प्योर ब्लेसिंग। तो दिखाकर पर सारा दिन ये बहुत ही खुश रही उस दिन। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई वो जो इंजेक्शन ट्राई किया था उससे इनका 2-2 पॉइंट नीचे आने लग गया, और डायलिसिस उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई जब इतने लेवल पर कुछ नहीं हुआ अब तो इंजेक्शन से नीचे आ रहा है। उसके बाद संजय जी डॉक्टर ने कहा कि मतलब कंट्रोल में आ गई उनकी तकलीफ, कि ये जिस होता क्या है हमारे गले में पैराथाइड ग्लैंड होती हैं, वो पैराथाइड ग्लैंड जो है ना कैल्शियम कंट्रोल करती हैं। इनका पैराथाइड ग्लैंड की जो माल फंक्शन चालू हो गई थी, एंड दैट वाज टू बी रिमूव्ड बाय सर्जरी। तो उन्होंने सर्जरी करनी चाहिए, करी आंटी की सर्जरी। उस सर्जरी के दौरान सर्जरी संगत जी हो गई, और जब बाहर वहां से सर्जरी रिकवरी रूम में लाए इनको, हाँ सॉरी, सर्जरी से पहले इनको एक हार्ड बेड पे डाला गया, एंड शी वाज नॉट फीलिंग गुड कि मुझे हार्ड बेड पे क्यों लटाया जा रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था इनको। तो जब वहां से सर्जरी हो गई, इमीडिएट सर्जरी के बाद इनको पूरी होश थी, आप विश्वास करना, और जब रिकवरी रूम में लाए शी वॉज टॉकिंग, और इन्होंने वहाँ पर 6-7 डॉक्टर खड़े थे, सबको इन्होंने हाँ पहले तो इन्होंने उस हार्ड बेड की जगह अपने आप को फूलों पे पाया, पूरी फूलों की सेज पर अपने आप को महसूस किया कि जैसे नीचे फूल बिछे हुए हैं। और इन्होंने डॉक्टर को सबको बोला कि डॉक्टर साहब आप यहाँ जितने भी खड़े हैं आपका कुछ ना कुछ भला होगा, यहाँ मेरे गुरु महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं। अब डॉक्टर को तो बेचारों को क्या पता कि ये कौन सी भाषा में कौन से गुरु जी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद ये दैट टाइम मेरी आंटी 12 दिन वहाँ पर रही। उसके बाद जब उनको डिस्चार्ज किया तो उसके 7 दिन बाद 7 दिन के बाद अनस्टिचिंग के लिए आए संगत जी, तब डॉक्टर ने अपना मुंह खोला, कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए हो। मैं इस लाइन का मैं इस लाइन का डॉक्टर था, यूएसए में 2 साल मैंने काम किया है। वहाँ लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और पीरियोडिकली अपनी हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, और वहाँ अगर ये 12 या 12.5 13 भी हो जाए ना तो इमीडिएटली ऑपरेशन कर देते हैं हम।
और 15 हो जाए तो कैजुअलिटी हो जाती है। और आपके पेशेंट का तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली डबल, मोर देन डबल। 10.2 मैक्सिमम होता है, इनका 20.9 लेवल था, मोर देन डबल। ये तो आपके साथ कोई स्पेशल चीज है। तो संगत जी उस वक्त मेरे मुंह से अनायास से निकल गया एट रैंडम कि हाँ डॉक्टर साहब हमारे साथ एक सुपर पावर है, हमारे गुरुजी हैं। अगेन उनको कुछ मतलब ये था। तो इस हिसाब से महाराज ने पूरी तरह से मतलब बचाया। देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइव। जब भी वो, अच्छा इस दौरान भी काफी ईसीजी करी, इसी बार बार ठीक आ रही थी, और फिर वो ईसीजी कौन ठीक ला रहा था। और संजय जी ये जो लेवल है ये ओवरनाइट तो बढ़ नहीं गया था कि भी एक ओवरनाइट को ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया, वो लेवल बढ़ गया, इसको ही बहुत टाइम लगा होगा। इतने समय तक महाराज ने जिंदा रखा इनको, कर्म कटवाए होंगे, और बाद के अंदर सेफ वहां से ले आए। ऐसे ही अभी पिछले दिनों की बात है, अगेन आंटी को बहुत ब्लेस किया, बहुत बार बचाया आंटी और गुरुजी ने। अभी दिसंबर 2019 की बात है, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने, डिफेंस का रिटायरी हूँ, तो मुझे R&R के अंदर भेज दिया इनको कि भाई वहाँ जाकर चेकअप करा दो। वहाँ उन्होंने पाया कि भी इनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका भी एंजियोग्राफी आप करा लो। मैंने एंजियोग्राफी की डेट भी ले ली और वहाँ से ले आया, डेट लेकर आ गया। पर इन्होंने कहा मेरे को नहीं, मैं तो मंदिर में 3-3 घंटे खड़ी रहती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ घर के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने कोई एंजियोग्राफी नहीं करानी। तो डॉक्टर को भी यही शब्द कहे इन्होंने, जो यहाँ लोकल हमारे डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब प्रॉब्लम होगी तो सीधे डॉक्टर हॉस्पिटल में चले जाना, जब तक अपने आप जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो वो ही हुआ। इट वाज मई 2020, जब ये कोरोना पीक पर था, कोई हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता था, कोई बेड हॉस्पिटल में नहीं होते थे। रात को 2 बजे इनका सांस रुक गया, सांस आना ही बंद हो गया। और उस दिन संगत जी हमें पता लगा कि एक एक 2-2 मिनट की वैल्यू क्या होती है। हम घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद हमारे दिमाग में था कि हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में जाएंगे। एक लाल बत्ती का मतलब क्रॉसिंग थी, वहां से पारस हॉस्पिटल का रास्ता लेस देन 1 मिनट था, और आर्टेमिस का करीबन 4-5 मिनट का था, रात के टाइम 4 मिनट का। वी डिसाइडेड कि अगर आर्टेमिस गए तो ये नहीं बचेंगी, हम पारस में चले गए। और वहाँ आप विश्वास करना, हमें ऐसा लगा कि जैसे हर आदमी हमारी वेट कर रहा है। गुरु जी की लीला देखो। हाँ, इस सत्संग से पहले इससे जुड़ी हुई बात मैं आपको कहूँगा कि इट वाज फरवरी 2020 कि मेरा बेटा रात को 11 बजे सेवा से निकल रहा था, और बाहर एक आंटी खड़ी थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। तो मेरे बेटे ने पूछा भी क्या बात है। मैंने कहा अंकल हमें जो है ना, मुझे महाराज का स्वरूप चाहिए, मेरे अंकल की बहुत ज़्यादा हालत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। तो जिसके माध्यम से गुरु महाराज ने जिसका कल्याण करवाना हो और आगे तक क्या होना है, ये अंदर गया, इसको 2 फोटोएं मिल गई। 2 फोटो में से एक आंटी को दे दी, एक अपने पास रख ली। उस संग जी वो फोटो इसी की जेब में रही। हालांकि एक वो 2005 में कुछ फोटो मिली थी, वो परमानेंट इसके पास है पर्स के अंदर, लेकिन ये फोटो भी इसने रखी अपने पास। और जब यहाँ हम अपना हॉस्पिटल पहुंचे पारस के अंदर, हर आदमी ने इनको, पर इनके सांस नहीं था, देर वॉज नो ब्रीथ एट ऑल। पता नहीं इनके मुंह से ये निकल रहा था कि मैं मरी, मुझे कोई गोली दे दो जिससे वो सांस आ जाए। तो डॉक्टर ने वहाँ पर ये कहा कि देखो, मतलब विद इन इनकी लाइफ खतरे में है, इनको सांस नहीं आ रहा है, इनके फेफड़े पूरी तरह ब्लॉक्ड हैं, उसका सांस का कोई जरिया है नहीं, सारा कंजेशन हुई है, वो हम इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। सत्संग संगत जी उस वक्त के अंदर वेंटिलेटर कहाँ होते थे, मतलब देर उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर भी शायद इन्हीं के लिए था। और जाते ही विद इन 10-15 मिनट इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और वेंटिलेटर पे डालने के बाद उन्होंने पाया बाद के अंदर उस वेंटिलेटर के पढ़ते पढ़ते अगले दिन को थोड़ी सी होश आई दिमाग। और वो फोटो जो है ना वो महाराज की, वो इन्होंने बोला मेरे बेटे ने उनको, नर्सेज वगैरह को भी इनके सहारे रख दो। और वो फोटो आगे से आगे पास होती चली गई। और वो यही आंटी मेरी सुनती रही कि भी इनके गुरुजी की फोटो है, इनको इनके सराहने रख दो। जब भी बेड बदले वो फोटो साथ साथ बदली गई। तो जब सवेरे इनको ना उसी के दौरान थोड़ी सी होश आई दिमाग के अंदर, अच्छा इनका वही बदल दिया गया, अपना स्टेंट डाल दिया गया। तो एक थोड़ी सी होश आई।
और इन्होंने देखा कि मेरे पैर भी नहीं चल रहे, मेरे मतलब हाथ भी नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहे। तो इन्होंने सोचा कि भाई इनकी कुछ सहेली की ऐसे ही कोई डेथ हो गई थी कि उनका भी ऐसे ही अधरंग सा हो गया था, क्योंकि तो मुझे भी अधरंग हो गया है और मैं भी 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाऊंगी। और फिर थोड़ा सा सोचा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, थोड़ा सा घर के बारे में, और फिर सोचा कि अब इससे अच्छा मेरी लाइफ सिर्फ 2-3 महीने की है, और इससे बढ़िया मौका मेरे पास और कोई भी नहीं होगा, मैं सिर्फ गुरु महाराज का पाठ करती हूँ। एंड शी स्टार्टेड चैंटिंग। चैंटिंग क्या, मनी मन के अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनको धुन ओम नमः शिवाय की लगी, जैसा ये बोलते हैं। कहते हैं मैंने तो उसके बाद ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ मुझे सूझा ही नहीं। और उस ये पाठ में हमारे संगत जी इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, मैं इसको आज से नहीं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कुछ माहौल घर का मतलब ऐसा था। मेरे नान के साइड में तो जो शंकर भगवान को बहुत मानते थे, और मैं खुद भी बहुत ही आस्था है मेरी भगवान के, शंकर भगवान के प्रति। तो इस मंत्र में बहुत ज्यादा बहुत शक्ति है। तो उसके कुछ दिन के बाद, ये 7-8 दिन के बाद, हम घर में भी लोगों ने, बच्चों ने भी काफी ओम नमः शिवाय का पाठ किया, और ये ठीक ठाक महाराज ने इनको बुला लिया और इनको जीवन दान दूसरी बार दिया। संजय जी, इसके अलावा बता दूं, हम अक्सर हम सुनते हैं कि महाराज जो जब एम्पायर स्टेट में या जहाँ भी जलंधर मंदिर में जहाँ भी बैठे होते थे, तो बैठे बैठे संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते रहते थे। संगत को मतलब, और संगत को पता भी नहीं होता था कि किसका कौन सा कष्ट गुरुजी ने हर लिया। ये थी इनकी निष्काम सेवा, मैं कहूँगा, जो जिसका कोई मोल ही नहीं दे सकता, कि बंदे को पता ही ना हो कि उसका क्या कष्ट, और ये अपने ऊपर लेते रहते थे। और कई बार तो जो वहाँ के 7 दिन के सेवादार थे, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जो है ना, एट टाइम्स, मेनी टाइम्स वाश बेसिन में ब्लड की वोमिटिंग करते हैं। तो वो सिलसिला महाराज का बाद में भी, चोला छोड़ने के बाद भी किसी न किसी रूप में जारी रहा, और कभी कभी पता भी लग जाता था। इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 सत्संग सुनाता हूँ। एक बार मेरे बेटे को सिर के अंदर बड़ी कुछ पेन से होती थी, कानों से ऊपर पेन होती थी, और एंजाइटी से हो जाती थी, और वो बहुत ही परेशान होता था, और दिमाग में ये होता था कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। और उसके लिए ना इसने हर सभी जो जितनी भी स्ट्रीम थी, एलोपैथी, आई स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपैथी और होम्योपैथी, कोई चीज छोड़ी ही नहीं, और सब सारी लाइनें देख ली, पर उसको आराम नहीं आया बिल्कुल भी। तो इस दौरान जो था, ये एक बार बड़े मंदिर से आ रहा था, और बड़े मंदिर से आते हुए वापसी के अंदर एक संगत बोली कि अंकल हमें आप रास्ते में उतार दोगे स्टेशन पे, इसके मेट्रो स्टेशन पे। तो उसने कहा बैठ जाओ, हालांकि इसका रास्ता दूसरा था, बैठ जाओ, ले मैं उतार दूंगा। और वो बैठ गया, और बैठने पढ़ते ही बोलता है कि अंकल मैं एक सत्संग सुनाना चाहता हूँ, आप सुनोगे? नुके हाँ भी, सत्संग तो क्यों नहीं सुनेंगे, सत्संग पे तुम भूखे रहते हैं। कहते कि अंकल मेरे पेट में मुझे वायरल हुआ था, और वायरल के बाद मेरा पेट के अंदर भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, और वो एक दिन दर्द इतना ज्यादा रहा कि मेरे से सहन नहीं हुआ, और मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु जी मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा। तो मुझे 1 घंटे के अंदर वो दर्द मेरा ठीक हो गया। लेकिन मेरे पास गुरु जी की एक फोटो थी, उस फोटो के अंदर मेरे गुरु जी के पूरे पेट का हिस्सा सारा का सारा खराब हो गया। वो हिस्सा जो गुरु जी के, जो मेरे पेट में जो प्रॉब्लम थी, गुरु जी ने अपने ऊपर ले ली, और मैं सारा का सारा ठीक हो गया। मुझे उसके बाद वो पेट के अंदर दर्द हुआ ही नहीं, जो मैं सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा। अब ये सत्संग इसने हमें नहीं सुनाया था, ये बाद में सुनाया था। उसके बाद मैं एक दिन इसकी गाड़ी में बैठा, गाड़ी में देखा जो एक हर 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 संगत की गाड़ी में नॉर्मली स्वरूप महाराज का होता ही है। तो मैं जैसे बैठा, मैंने देखा कि गुरु जी महाराज का जो स्वरूप लगा हुआ है, वो उनका जो माथा है पूरा का पूरा डिफेस हो गया। मैंने कहा बेटी ये क्या हुआ गुरु जी के चेहरे को, माथे को? कहते हैं पापा जी ये अपने आप में एक सत्संग है, मैंने आपको बताया नहीं। ऐसे ऐसे जो है ना, मैं बड़े मंदिर से आया, तो वो ऐसे ऐसे बताया था एक बंदे ने कि उसके पैर ये नुके 3 में मतलब गुरु महाराज का जो माथा ये तो खराब होता जा रहा है, और मेरा जो कष्ट है दूर होता जा रहा है। तो वो कष्ट अगेन महाराज ने मतलब दिखा दिखा क्या दिया था, मतलब इसका कष्ट दूर हो गया, जिससे ये बहुत ज्यादा परेशान था, थोड़ा नहीं काफी परेशान था। एंग्जाइटी इट्सेल्फ बहुत ही गंदी चीज होती है, जो कि 2-1 महीने मैंने भी महसूस करी है। इससे
गंदी चीज बहुत कम होती है, तो बंदे को पता नहीं होता मेरे साथ क्या हो जाएगा, वहम हो जाता है। ऐसा ही पिछले दिनों, मतलब पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों की काफी साल पहले की बात है। मेरा बेटा सवेरे से उठता बड़े वाला, कहते हैं कि पापा जी रात को महाराज मुझे गुरु महाराज सपने में आए। मैंने कहा बेटे क्या है? कहते हैं कि सपने में तो आए, पर वो जैसे चल रहे थे और उनका बायां गाल सूजा हुआ था। मैं उनको देखा कि चल रहे थे, उनका बायां गाल सूजा हुआ था बुरी तरीके से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी हो बेटे, गुरु जी का दिखना मतलब इट इज ए ब्लेसिंग, इट्स ए प्योर ब्लेसिंग। या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होने वाला, वो बुरा नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। वही हुआ। 15-20 दिन के बाद मेरी आंटी पार्क में चल रही थी और चलते चलते इनके उसी बाएं गाल के अंदर फुटबॉल लगी एंड शी वाज फ्लैट ऑन ग्राउंड। उसी वक्त वहीं गिर गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। तो कोई कहता है कोई हॉस्पिटल ले जाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है बर्फ की चिकाई करो, पूरा सूज गया माथा, सॉरी गाल बाया। घर ले आए और घर आने के बाद क्या 1-2 दिन के बाद ठीक हो गए वो। अपना ये मानना है कि अगर गुरु महाराज ने वो कष्ट अपने ऊपर ना लिया होता जो दिखाया, तो पता नहीं क्या हालत होती। जब इतना उसके बाद भी इतनी स्वेलिंग रही, तो बाद में क्या उनका मतलब समथिंग सीरियस वुड हैव गॉन। ये तो मतलब वो चीजें हैं कि ऐसे जब महाराज के पास हम जाते हैं तो संगत जी ह- हमारे माध्यम से ना, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी एक कृपा बरसती है बहुत। वो जो ब्लेसिंग है आगे आगे बरसती है। इससे रिलेटेड मैंने दो संगत में बताऊं, सत्संग सुनाना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, एयरफोर्स में है। नाउ ही इज 1 year older than me and इज ए क्रॉनिक बैचलर, डिडंट मैरी। तो उसके हाल चाल मैं नॉर्मली पूछता रहता हूँ। तो एक दिन मैंने सवेरे उसको फ़ोन किया, तो बड़ी सुस्त सी रिप्लाई उसने दी। मैंने कहा क्या बात हुई कुमार साहब, वाई यू आर सो सैड? कहने को जोशी भाई मुझे कैंसर डिक्लेयर कर दिया है, डॉक्टर ने पोस्टेट का कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे बुरा तो बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि नाम ही गंदा है। मैं कहा फिर उसको हिम्मत बनाने के लिए मैं कहा क्या बात होगी फिर? बहुत आजकल तो बहुत इलाज है, ये आजकल इतने मॉडर्न इलाज चले हुए हैं। तो सर्जरी, ओपन सर्जरी और क्या रोबोटिक सर्जरी, पता नहीं क्या क्या चला हुआ है। तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन वो कहते नहीं आप अपने गुरु महाराज से रिक्वेस्ट करो। मैं कहा गुरु महाराज तो आपके भी हैं, क्योंकि मैं इसको कम से कम 5-6 बारी बड़े मंदिर ले गया था, गया मेरे साथ बड़े मंदिर। तो मैं कहा गुरु महाराज तो आपके भी हैं, वो तो सभी के हैं, जो अरदास करेगा उन्हीं के हैं, हालांकि कर मैं भी सकता हूँ, पर मैंने की भी। तो आप खुद करो। तो उसके बाद इसने चारों तरफ अपना, मतलब खाली तो आदमी बैठता नहीं, कहीं अपना डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट डॉक्टर्स को चेकअप रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो सबने यही कहा भी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और करवा लो। फाइनली इसने एम्स के अंदर कहीं ना कहीं सिफारिश लगवा करके अपना चेकअप करवाना शुरू कर दिया। तो एम्स में जब चेकअप कराया तो वहाँ कुछ भी नहीं आया। तो एक दिन सवेरे से इसका फ़ोन आया, कहते हैं कि जोशी भाई। मैं कहा हाँ बोलो कुमार साहब। कहते हैं कि मुझे तो गुरु महाराज ने फांसी के फंदे से बचा लिया। मैं क्यों, कैसे? कहते हैं कि एम्स की रिपोर्ट के अंदर मेरे शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं कहा देखा, ये है गुरु महाराज। मैं कहा मेरे से नहीं, आपने खुद, मतलब वो इतनी इतनी रक्षा करते हैं। एक बार उनसे मांगो तो सही, अगर आपके लिए ठीक है तो वो जरूर देंगे, नहीं ठीक है तो बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसा कष्ट जो आप तो ठीक कर दें बाद में आपको भोगना पड़े, वो कभी नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से जो ब्लेसिंग है चारों तरफ भी दूसरी तरफ भी फैलती है। सिमिलरली मेरे बेटे की एक फ्रेंड है, शी इज मोहम्मदन बाई कास्ट। उनका उसके साथ बड़ी समस्या थी। उसको गुरु महाराज ने कैसे बचाया आप देखिए। वो साथ काम करती थी और हर रोज सवेरे आती थी, तो उसके साथ बड़ी परेशानी थी। उसकी मदर उसको बहुत बहुत ही मारती थी। ऑफिस में आती थी तो परेशान होती। एक दिन परेशानियां बोल रही कि मनीष जी मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम हुई है, पहले मदर मारना शुरू करती है, फिर भाई बहन सब मारना शुरू कर देते हैं। तो बेटे ने मुझे बताया कि पापा जी ऐसे ऐसे ना मेरी फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा नॉर्मली होता तो नहीं, माँ मदर क्यों मारेगी? और वो लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शी इज़ एमसीए और घर का सारा काम करके आती थी ना, कि मैं सारा काम करती हूँ,
फिर भी ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं ये, और मारते भी सिर्फ मुंह पे ही है। तो मैंने कहा बेटे किसी घर में दखल तो नहीं दे सकते हम, लेकिन हमारे पास जो है वो हम कर सकते हैं। तो हमने हमने क्या किया, गुरु महाराज का स्वरूप करीबन 12 इंच और 6 फुट का, सॉरी 6 इंच का चौड़ाई में होगा, वो फ्रेम करवा के उस लड़की के पास भिजवा दिया। और उन दिनों लाइट ऑफ डिविनिटी की किताब मतलब मिल जाती थी, और हमारे पास थी, वो किताब भी उसको दी सत्संग पढ़ने के लिए, और कहा कि तू ये पाठ किया कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और उस लड़की ने किया भी। 1 महीने के बाद लगभग उसका फोन आता सवेरे सवेरे, कहते मनीष रात मैंने सपना देखा। तो कहते भाई क्या देखा? कहते कि मैंने सपना देखा कि मेरी मदर जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठी है, और उसके दोनों जो आर्म है, बाजू हैं, वो साइड आर्म से बंधे हुए हैं, और जो पैर हैं वो नीचे बंधे हुए, चेयर की टांगे जोड़ रखी किसी ने। और तभी एक आदमी आता है छुरी लेकर के, जो आदमी सिर से तो गंजा, जीन पहन रखी, टी शर्ट पहन रखी, स्पोर्ट्स शू पहन रखे, और वो छुरी से वो सारे बंधन जो बंधे थे, सारे जहाँ जहाँ बंधे थे मेरी मदर का, काट दिया। तो उसने बेटे ने मुझे बताया, मैंने कहा इसका मतलब साफ है दुनिया में सब कुछ होता है। ये तो गुरु महाराज खुद कहते थे किसी पे काला जादू हुआ, किसी पे कुछ जादू हुआ। मैंने कहा दुनिया में सब कुछ होता है, वो भी किसी ना किसी ने बांध रखा होगा। और गुरु महाराज ने उसको क्लियर कर दिया, और मैं कहा मेरा पूरा विश्वास है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी आप विश्वास कीजिए, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज everything started getting normalized in her house, and at present she is well settled abroad. बहुत ही अच्छी लड़की है ये, एंड शी इज बाउंडेड बाय कास्ट। गुरु महाराज के दिमाग के अंदर कोई कास्ट क्रीड नहीं होती, वो तो सबके भगवान है। और इस तरीके से उस लड़की की उन्होंने काफी मदद करी, मैं ये कहूँगा। आंटी मुझे इतना बता देना, सत्संग बहुत ज्यादा है, हाँ काइंडली। अंकल यू विल कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू अंकल। हाँ तो मतलब टाइम का जहाँ भी लिमिटेशन हो अंकल मुझे प्लीज बता देना। ओके थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। मेरी आंटी बोल रही है कि मेरे लिए छोड़ देना। एनीवे नहीं अभी तो आंटी ने सत्संग करना है, अब तो शकुंतला आंटी के हमसे वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा तो अंकल मैं आपको एक और मतलब बताता हूँ, अपनी हार्ट की प्रॉब्लम तो पिछली बारी मैंने बताई थी आपको। मेरा छोटा बेटा है जो है, वो एक बारी बाहर खड़ा कहीं, उसने देखा कि किसी आदमी का कोई था एम्प्लॉई, वो आईबीएम का सर्विस करता था, आईबीएम का बैग उसके पास था। तो उसने उसके दिमाग में खड़े खड़े ऐसे आ गई, दिमाग के अंदर माइंड टू, उसने कहीं से अरदास नहीं, कहीं से रिक्वेस्ट नहीं करी गुरु से कि क्या कभी जिंदगी के अंदर मेरी भी आईबीएम में नौकरी लग सकती है। तो बस अपने दिमाग में सोचा, और बस थोड़ी देर के लिए ख्याल आया उसके दिमाग के अंदर। और फिर वो मैं बता दूं कि वो एक अपना उसके बाद जिस कंपनी में काम करता था उसमें करीबन 50-60 आदमी काम करते थे। और पर वो बॉसेस थे बहुत अच्छे, इसके बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम किया था, और बहुत इसकी मदद करी। और अच्छा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा, मैं गुरु महाराज से डर के बोल रहा हूँ, काफ़ी ब्लेस्ड है गुरु से, और इंटेलिजेंट बहुत है, कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की। पर नहीं कोई अच्छी ब्रेक मिल रही थी। तो इसके बाद उसके बॉस ने कहा भी मोशी मनीष तुम ऐसा करो, पीएमपी कर लो। काफ़ी ही इज एमएससी कंप्यूटर साइंस, पता नहीं क्या क्या कंप्यूटर के काफ़ी उसने काम डिप्लोमे वगैरह कर रखेंगे, एमएससी भी है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कि तू पीएमपी और कर ले। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन ऐसे ही है, मैनेजमेंट का कोर्स है, वो उसने प्राइवेट कर लिया। और उसके बाद संगत जी वो जो है ना कंपनी तो होगी बंद, और इसने कहीं और ज्वाइन किया। उस जहाँ ज्वाइन किया था उस कंपनी के सीईओ ने, जब वहाँ सर्विस करते हुए करीबन 2 साल हो गए, नॉट करीबन एग्जैक्टली उस दिन 2 ही साल हुए थे, तो इसने अपना इसके मेज के ऊपर ये महाराज की बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, जहाँ ये काम कर रहा था, तो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। और उसने घर आके बताया भी कि पापा जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस महाराज की थी। और इसने क्या किया, वहाँ पर दिमाग एकदम काम नहीं करता, वहाँ से उठा किसी दूसरी मेज पे गया तो वहाँ पर नहीं थी, दोबारा फिर आया तो मेज पर फिर फ्रेग्रेंस थी। तो फिर इसने समझ में आ गया इसके। मैंने कहा बेटा ऐसा है कि गुरु महाराज ने तो ब्लेस किया है। तो
अब यही खुश हो गया कि हाँ ब्लेस तो किया है फ्रेगरेंस से महाराज की। लेकिन नेक्स्ट डे जब गया तो नेक्स्ट डे संगत जी इसके सीईओ ने वहाँ पर जो थे बुला करके 7 आदमियों को बुला कर कहा कि सी वी आर डूइंग सम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मैन पावर और आप 7 बंदों को हम निकाल रहे हैं और आपको 1 महीने का पीरियड दिया जा रहा है। आप अपना 1 महीने में भले आप ऑफिस आओ या ना आओ अपनी जॉब देख लो और ऐसे ऐसे करके। तो उसको बहुत दुख हुआ, कहते हैं कि कल तो महाराज ने मुझे ब्लेस किया था, आज मेरी नौकरी चली गई। संजय ये आप विश्वास कीजिए विद इन नेक्स्ट 1 वीक ही हैड ए वेरी डिसेंट जॉब इन हिज पॉकेट, जिसके जो जो सैलरी थी जो उससे काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके विद इन मतलब ये तो 1 वीक की बता रहा हूँ, और 1 महीने के अंदर इसकी पॉकेट में 4 जॉब थी। और उसने फिर एक ज्वाइन की जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी थी, वो नोएडा की थी। नोएडा ये जाना शुरू कर दिया इसने, और वहाँ पर 500-600 आदमी काम करते थे उस कंपनी के, अच्छी कंपनी थी। और वहाँ इसने 4-5 महीने काम किया, तब एकदम इसने यहाँ अप्लाई कर रखा था आई अपना किसी जहाँ नौकरी रखती है एसोसिएट्स वगैरह, जहाँ ये रिज्यूमे देते हैं, वहाँ उसने बुला लिया आईबीएम की ओपनिंग के लिए इंटरव्यू वगैरह लिया और इसको नौकरी वहाँ पर आईबीएम के अंदर मिल गई। और अब ये देखिए उसने कब सोचा था कि क्या मेरी कभी आईबीएम में नौकरी लग सकती है। तो और गुरु महाराज सुना, और फिर अगेन जहाँ ये सर्विस कर रहा था नोएडा के अंदर, वहाँ इसने अब वहाँ 4-5 महीने हुए थे, उनसे कैसे कहे कि भी मुझे ठीक ना था एकदम ज्वाइन करना था आईबीएम के अंदर, कि मुझे आप रिस्पेक्टफुली रिलीज कर दो। संगत जी उन सारे के सारे जितने भी आदमी थे सब ने बहुत ज़्यादा मदद करी, जो वहाँ इसके बॉसी थे नोएडा के अंदर, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसको रिलीज किया। और इतना ही नहीं, 4 महीने में इसके यहाँ बेबी भी हुआ। उसके करीबन 45,000 रुपीज जो डिलीवरी के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस थे वो भी उन्होंने इसको पे करवाए, वो मतलब वहां से छोड़ने के बाद पे करवाए। यू कैन जस्ट इमेजिन कि गुरु महाराज किस तरह के, अदरवाइज छोड़ दी नौकरी, सिर्फ 4 ही महीने करी, कौन परवाह करता है। तो सारे सब वॉल्यूम से जुड़वाए और महाराज ने आईबीएम के अंदर की नौकरी भी लगवाई, जिसकी सैलरी काफी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, संगत जी जिस बंदे ने इसको हायर किया, उसने जो इसका इमीडिएट बॉस था और इसको सेम ग्रेड के अंदर डाल दिया, एंड दैट बॉस वाज नेचुरली नॉट हैप्पी कि भाई ये नया नया आया है और मतलब ग्रेड सेम थे, तो ही वाज नॉट हैप्पी। हर बात पे वो मतलब कहीं ना कहीं इसको बिना गलती के भी और गलती के डांटता रहता था। तो 1 साल के बाद जो रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है, वो देनी थी। अब इसको पक्का पता था ये तो मुझे हमेशा डांटता रहता है, अच्छी रिपोर्ट तो देगा नहीं बिल्कुल भी। उसमें जो आईटी में काम करते हैं उनको पता है कि 1 होता है, 2 होता है, 2 प्लस होता है, 3 होता है। 1 तो डिस्प्लेजर होता है, वो तो किसी को मिलती नहीं है, दैट मीन यू आर नॉट वर्थ कीपिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। 2 इसी ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 2 नंबर दे देगा और इससे ज़्यादा नहीं देगा। उन दिनों हमारे घर में ना मतलब एक सत्संग हुआ था, साल में 1 बार सत्संग होता है जैसे मैंने बताया। तो इसने फ्राइडे की छुट्टी ली थी घर में सत्संग की तैयारी करने के लिए। तो सत्संग की तैयारी करने पर उसको संडे को ही फोन आया, कहते हैं कि हाँ नोट संडे को फोन आया, इसको पता लग गया कि हाँ भाई मुझे वहाँ मेरी जो असेसमेंट है दे दी गई वहाँ पर। उसने ऑफिस ज्वाइन किया मंडे को इसका बॉस वो पूछता है, कहते हैं कि मनीष तुमने वो फ्राइडे की छुट्टी ली थी किस लिए ली थी। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सत्संग होता है और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन मैंने छुट्टी ली थी, नहीं तो घर में काम ज़्यादा पड़ जाता है। तो गुरु जी का सत्संग होता है, इसका मुझे नहीं कहा गुरु जी का सत्संग होता है हमारे। तो देन दैट बॉस सेड कि देन इट इज ए गुरु जी कृष्णा। देखिए वो बॉस इसका बोल रहा है कि देन इट इज ए गुरु जी कृष्णा, दैट मीन्स उसने तो 2 ही दिया था और ही गॉट दी जो रिपोर्टिंग में इसको 2 प्लस दिया, क्योंकि इसने 2 या आगे चेंज करने वाले हैं ना महाराज, चेंज करने वाले हैं, करवाने वाले हैं। उसे 2 प्लस जो दिया तो उसके ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको इंक्रीमेंट मिली थी। तो यहाँ मैं वो बता सकता हूँ कि सालाना इंक्रीमेंट उसको करीबन 1-1.5 लाख की मिल गई थी। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपने एक ही बार सोचा, गुरु महाराज से अरदास भी नहीं करी,
कि गुरुजी मेरी आई पे मैं नौकरी लगवा दूँ। और गुरुजी लेकिन सुनते हैं, आपके अंदर की जानते हैं, उन्होंने इसको बकायदा वहाँ हर जगह मतलब आपको गुरुजी ही दिखते हैं। बात सारी ये है। इसको तो बल्कि मैं शुरू में कहा करता था कि बेटे आप डेली दिल्ली जाते हो तो रास्ते के अंदर बाय स्टेट में रुक जाया करो, वहाँ महाराज की ब्लेसिंग ले जाया करो। क्योंकि उन दिनों हमें ये नहीं पता था कि अगर सत्संग में जाओ तो सीधे घर से सत्संग में जाओ और सीधे घर वापस आओ। दिस थिंग वाज नॉट नोन टू अस। तो मैं ऐसे बोल दिया, पापा जी ये सत्संग में जाने की आपकी उम्र है, मेरी उम्र नहीं है, मुझे तो अपने काम काम ही करना है। तो और अब यही शायद मतलब अच्छे सारे मतलब भक्तों में से एक है गुरु जी का। ऐसे संगत जी एक बार मेरे हमारे बैठे बैठे दिमाग में ये आ गया कि अगर एक दिन की सेवा, मैं तो सेवा में था, एक दिन की सेवा बड़े बेटे को भी मिल जाए तो उसका भी मतलब अच्छा होगा, उसके लिए भी कल्याण हो जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद भवन में बैठे थे बड़े मंदिर में और मीटिंग चल रही थी सेवादारों की। तो मेरे बराबर में जो कॉफ़ी के प्रसाद के इंचार्ज वो बैठे थे, दीपक गुप्ता। तो उनको एक आदमी मतलब उसमें सेवा में एक आदमी चाहिए। तो मैंने पटाख से बिना बेटे से कंफर्म करे पर मैं कहा अंकल मेरे बेटे का नाम लिख लो। और उसने फ्राइडे की सेवा को दी थी। संगत जी उसने फ्राइडे की सेवा जाना शुरू कर दी और विश्वास कीजिए इसने 2 दिन के बाद मुझसे पूछा कि क्या मैं और भी आ सकता हूँ। मैंने कहा आप जो से मुझे दिनों में आ जाओ। देन इंस्टेड ऑफ 1 डे वो 3 दिन लगातार इसने जाना शुरू कर दिया। हमने एक दिन की सेवा के बारे में सोचा था, ये मांगी नहीं थी गुरु से सेवा कि अगर मिल जाए। वो गुरु जी ने इसको 3 दिन की सेवा दी और वो 3 दिन की सेवा तो ये करीबन 4-5 साल लगातार करता रहा। बाद में थोड़ा ऑफिस की थोड़ी कमी रहेगी तो फिर ये एक ही दिन चालू कर दी इसने। 4 साल लगातार और मतलब मंदिर में जाता है। यानी कि हमने एक दिन की मांगी, महाराज ने 3 दिन की दी और तब से लेकर के परमानेंट महाराज ने इतना सिर पे हाथ रखा हुआ है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक वक्त के अंदर हमारे परिवार से मेरी आंटी की बड़े बेटे की हम तीनों सेवा में होते थे कोरोना से पहले। ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है महाराज की। जब हमें सेवा में रखते हैं महाराज तो पता नहीं कितने हमारे कष्ट कटते हैं, कितना हमारा कल्याण होता है, इसका हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मतलब बड़े कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं, कर्म करते हैं हमारे। तो इस हिसाब से अंकल मैं अब यही चाहूँगा, सत्संग बहुत ज़्यादा है, विश्वास कीजिए मैंने सबके नोट कर रखे, पर मैं चाहूँगा कि मेरी आंटी अब सत्संग करे। जिस हिसाब से हमारा कल्याण हो रहा है अंकल, मैं गुरु महाराज से ये अरदास करता हूँ कि पूरी संगत का इतना कल्याण करो, पूरे संसार पे इतनी दया करो। आप तो ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, मतलब कुछ चीज़ है ही नहीं जो आपसे दूर हो। हाँ एक चीज़ मैं पहले ही कहना चाहता था और मुझे आज अभी अचानक याद आ गई, मैं माफ़ी चाहूँगा दोबारा आपको सॉरी करने के लिए। संगत जी हमारे गुरु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, सर्वज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। इनसे ब्रह्मांड, इसमें कुछ भी नहीं छुपा हुआ, जो चाहे जिसके लिए चाहे जब चाहे कर सकते हैं। और सच्चाई तो यह है कि इनका अवतरण ही पृथ्वी के ऊपर सारी जनता का, हमारी संगत का, सबका कल्याण करने के लिए हुआ। और पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों संगत का महाराज ने कल्याण किया। लेकिन प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं जाते, प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं जाते और ऐसा कभी नहीं करते कि आज तो आपका कल्याण कर दिया और बाद में आपको भुगतना पड़े। दैट मीन्स आपके पूरे पूरे कष्टों का निवारण यही करते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपके कष्ट आगे ना जाए, आपके बुरे कर्म आगे ना जाए और आपका सब कुछ यहीं पर हिसाब किताब हो जाए। और इस हिसाब से अगर किसी भी संगत का कभी कोई कमी रह जाए तो आप ये विश्वास कीजिए कि ये महाराज ने आपके लिए अच्छा किया है। नहीं तो अगर ये अभी तो आपका कल्याण हो जाता, बाद में आपको उसको वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता और भुगतना पड़ता। तो इसलिए कुछ मतलब महाराज के प्रति तो पूरा ही अपना सरेंडर रखिए कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनकी रजा में हमें राजी रहना है और उसी में हमारा कल्याण है और उसी में हमें रहना चाहिए सिर झुका करके। गुरु महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, जैसा अभी आंटी ने बोला था, अनंत का प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ इतना तो हमारे घर में कोई किसी को करता ही नहीं जो बिना किसी एक मतलब के हर दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। तो मेरी सब संगत से यही अनुरोध है कि महाराज के चरणों में झुके रहो
और जितना इनके चरणों में पड़े रहोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी की। और मैं अपनी आंटी को बोलूँगा कि वो सत्संग करें। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु जी का सत्संग करने का बड़े दिनों के बाद मौका मिला। आज जय मुझे- गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। आपका आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आंटी अभी मुझसे पहले हमसे पहले बोल रहे थे, वो आंटी कितना प्यारा बोल रहे बहुत थे। प्यारा बोले। ओहो, मैं तो उनको सुन करके मंत्रमुग्ध हो गई। कितनी प्यारी आंटी, गुरुजी ने कितना उनको ब्लेस कर रखा है। पूरी संगत जो यहाँ बैठी है गुरुजी के दरबार में, वो बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि वो गुरु अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आई हुई है। और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है, उनके बिना वो नहीं आ सकते। और जो भी गुरुजी की शरण में आता है वो माला माल हो जाता है, क्योंकि दरबार इतना सच्चा सुच्चा इतना ऊंचा है, इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं तो कहती हूँ कि उनकी कृपा में सुख देने रे। जब से मैं उनकी कृपा में आई हूँ, मैं ये समझने लगी हूँ वास्तव में सुख होता क्या है। ये महाराज ने सिखाया। सुख किसे कहते हैं? सुख हमारी ये गृहस्थी, ये सब, इसको सुख नहीं कहते। महाराज ने कभी गृहस्थी के लिए मना नहीं किया। वो कहते थे जो आप सेवा करते हो अपने बड़ों की, अपने घर में, वो भी मेरी सेवा है। आप अपनी सेवा को छोड़ के मेरे पास ना आए। इस प्रकार से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, और जो गुरुजी महाराज बंदे को जमीन से उठाते हैं ऊपर, उसका कैसे कैसे उसको क्लीन करते हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है सब। क्या मैं बता सकती हूँ कैसे मैं गुरुजी की फ्रेग्रेंस, कैसे गुरुजी का पॉजिटिविटी महसूस करती हूँ। सत्संग कहीं और आता है और मेरी वहाँ से कनेक्शन ऐसा जुड़ता है कि पॉजिटिविटी ऐसे लगता है कि वो रेज आ रही है। गुरुजी महाराज की शरण में हम सब हैं, पूरा परिवार है। जैसे अंकल ने बताया, हम सबको गुरुजी ने बारी बारी से अलग अलग से बुलाया, पर जल्दी बुला लिया। दोनों बहुएं, दोनों बेटे पोते सब गुरुजी से जुड़े हैं। जनवरी के महीने में 20 जनवरी को हमारा सत्संग होता था इस साल। अभी लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। तो अभी कल ही मेरा बड़ा पोता जो 12th में है, वो बोल रहा था, दादी मैं ऊपर से आ रहा था तो मुझे लग रहा था गुरुजी का सत्संग चल रहा है और फ्रेग्रेंस आ रही थी। गुरुजी के सत्संग की तैयारियां चल रही हैं। तो आज इतना अच्छा लग रहा है कि वो गुरुजी का सत्संग कल बोल रहा था, आज पूरे घर में फ्रेग्रेंस आ रही है। सब बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, वही माहौल बना हुआ है, वही संगत मुझे दिखाई दे रही है और नई संगत से मिलने का मौका मिला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शरण में आए, सब आए, बड़ी कृपा है महाराज की बहुत। तो आने के बाद हमें गुरुजी के पास जाते रहे, कुछ पता ही नहीं था गुरुजी क्या देते हैं, गुरुजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मकान में बैठे हुए थे, मकान आधा बना हुआ था, आधे में हम रहते थे। तो उन्हीं दिनों जब गुरुजी के पास जा रहे थे, 1-2 महीने बाद मकान बनाना शुरू कर दिया और बल्ली फट्टे लगे हुए थे ड्राइंग रूम में। मेरा पोता था 8 महीने का छोटा। तो दिमाग में थोड़ी टेंशन होती थी कि भाई ठीक ठाक से मकान बन जाए, बैठ के बनवा रहे हैं, ठंड का मौसम था, तराई वराई होती थी, सीमेंट का काम होता था। तो अब एक दिन मैं क्या देखती हूँ, रात को मुझे सपना आया कि ड्राइंग रूम में बल्ली फट्टे लगे हुए हैं और गुरुजी का मंजा बिछा हुआ है। मंजे पर गुरुजी बैठे हैं, चौखाने वाला कंबल ओढ़े और उनका सुंदर सा प्यारा सा फेस, मुस्कुराते हुए और लेबर को हाथ से इशारा करके समझा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे गुरुजी दिखाई दिए, पर गुरुजी तो कभी मैंने ऐसे देखा नहीं था गुरुजी को मंजे पर या कम्बल ओढ़े हुए। तो मैंने किसी से घर में जिक्र नहीं किया, ना ही मैंने किसी को आगे किसी को बताया कि ये सब कहेंगे क्या ऐसे थोड़ी गुरुजी दिख गए होंगे। तो क्योंकि मैंने गुरुजी को बहुत सुंदर चोले में देखा था, बहुत ही ज्यादा, मैंने कभी इस रूप में देखा ही नहीं। करते करते बड़ा टाइम निकल गया, बहुत टाइम तक इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी 2008 में रघुराय अंकल
जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फोटोग्राफर हैं, गुरुजी का परम भक्त हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी एल्बम बांटी थी, तो उस एल्बम में गुरुजी की फोटोज भी थी और गुरुजी के सत्संग भी थे। तो मैंने वो घर आके देखी एल्बम बड़े प्यार से, तो उसमें मैं देखती हूँ गुरुजी महाराज मंजे पर बैठे हैं और चुखाने वाला कंबल ओढ़े बैठे हैं, वही शक्ल वही सूरत। तो मैं बहुत खुश हुई, मेरा रोम रोम खुश हो गया। मैंने कहा महाराज आपने खुद बैठ करके मकान बनवाया हम गरीबों का, हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्र। इतना मन खुश हुआ। और बाद में कहीं पर सत्संग था, तो वहाँ सत्संग में फिर मैंने सत्संग किया कि भी ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी दिखाई दिए थे, मकान बन रहा था। तो सत्संग के बाद एक संगत की आंटी थी, वो कहने लगी आंटी गुरुजी अपनी कुटिया के सामने इस मंजे पर बैठते थे चौखाने वाला कंबल ओढ़ के, और ये सच है। तो मैं तो फिर भाग भाग हो गई, मैंने आंटी के भी चरण पकड़ने चाहे। मैंने कहा आंटी ने बड़ी अच्छी बात बताई। तो गुरुजी महाराज ने इस घर को बड़ा ब्लेस किया हुआ है। घर बनने के बाद कुछ लोग 2-3 बार ऐसे हुआ कि लोग आते ड्राइंग रूम में बैठते तो बोलते यहाँ बड़ी ठंडक है, यहाँ बड़ी शीतलता है। तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि हाँ ये गुरुजी की इतनी सारी फोटोज हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, इनकी फ्रेग्रेंस है, इनका ऑरा है, तो इसी से सबको ये सब अच्छा लग रहा है। पर महाराज का बनाया हुआ मकान है, महाराज की कृपा है। हमें नहीं पता था कि महाराज हमें क्या दे रहे हैं। हम तो जाते रहे, हमें मांगना नहीं आया, कभी मांगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि मांगना है। उनके सुख में हम बस इतने अपने सुख में उनके चरणों में खोए रहे, पता ही नहीं चला, टाइम निकलता गया। एक दिन ये तो यही समाप्त होता है सत्संग। अब होता क्या है कि गुरुजी के पास जाते जाते हम 3-4 साल हो गए। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। वो चोला छोड़ने के बाद जैसे ही पता लगा, अंकल और मेरा बेटा तो वहां पहुंच गए, मैं तो नहीं गई। और मेरे को बड़ा जोरदार झटका लगा। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज कैसे जा सकते हैं, हे प्रभु आप कैसे जा सकते हो, नहीं गुरुजी कैसे जा सकते हैं। और उस टाइम संगत जी ये ध्यान से सुना कि मेरे को गुरुजी की तो चिंता कम हुई, मुझे अपनी चिंता हो गई। मैंने कहा महाराज मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं गुरुजी, मैंने कोई काम ही करवाया। क्योंकि बड़े दिनों से मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी घर में, जो कि हम उससे परेशान थे बहुत ज्यादा था कि गुरुजी महाराज से कोई बात करेंगे, कुछ करेंगे कुछ, पर कभी बात हुई नहीं। वहां में याद ही नहीं आता था कि हम किस परेशानी में, कोई परेशानी नहीं समझ आती थी। तो बड़ा दुख हुआ। फिर बाद में मुझे लगा तू तो अपनी बात के लिए रो रही है, गुरुजी चले गए दुनिया से, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी 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 क्यों, गुरुजी क्यों, गुरुजी क्यों, गुरुजी क्यों करते करते मेरा 1 महीना निकल गया। और मैं बन्नी किसी से फालतू बात नहीं करती थी, बाहर बन्नी पे बैठी हुई रोती रहती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता बाहर बन्नी पे बैठ जाती और गुरुजी की ओम नमः शिवाय घंटों घंटों करती रहती। तो बड़ा टाइम निकला, 1.5 महीना हो गया। अचानक से मुझे बड़ी शक्ति महसूस हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी, जैसे कोई पावर मेरे अंदर आ गई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि आंटी आंटी उनको बोला कि मैं ना गुरुजी से कुछ ही करवा सकती हूँ। कहती अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। तो संगत जी होता क्या है कि परेशानी तो थी, थोड़ी ज़्यादा थी। और एक दिन मैं और अंकल बेड पर बैठे हुए थे, दिन का समय था, और बातें करते करते मैं रोए जा रही थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और मैं इतना थक गई, रो के मैं वहीं पिल्लो पर लेट गई सिर लगा के। तो जैसे ही लेटी मुझे सपना आया, गुरुजी महाराज का सिंहासन है और मैं उनके चरणों में पड़ी हुई हूँ। गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, साथ में जलहरी में प्योर पवित्र पहाड़ों का जल भरा हुआ है, और मैं गुरुजी के चरणों में, और मेरी आँख खुली एकदम। तो मेरी दोनों बाजुएं, कंधों से नीचे बाजुओं में बड़ा तीखा दर्द था, जैसे किसने उंगली कढ़ाई है। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि आपने मुझे उठाया? कहते नहीं,
मैंने कहा मैं तो गुरुजी के चरणों में पड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी दिखाई दिए। कहते अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, गुरुजी तो अपने भक्तों को पड़ा नहीं रहने देते, उठा देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो अंकल आंटी या संगत जी 2 दिन बाद, अभी काम पीठ में बाद में बताती हूँ, उससे पहले जब वो ताकत आई थी तो मैंने गुरुजी को बोल दिया था, महाराज कोई भी मेरी जिद मत पूरी करना, हो सकता है मैं गलत हूँ और मेरी जिद मुझे तंग करे, आप वही करना जो आपको ठीक लगे, क्योंकि आप वो तो दीवार, सभी कहते हैं आपको दीवार के पीछे का दिखता है और हमें दीवार के सामने का दिखता है। महाराज आप मेरी जिद मत पूरी करना, जो आपको ठीक लगे आप वही करना। गुरुजी ने इतनी अकल दे दी थी, इतना ओम नमः शिवाय के जाप से। तो अब जो मेरा काम रुका हुआ था हमारा, वो 2 दिन बाद वो काम हो गया संगत जी। और घर में इतनी आखानंदी, इतनी फ्रेग्रेंस, चारों तरफ गुरुजी की लाइट, ऊपर नीचे, मैं तो पूछो मत। और गुरुजी की कृपा से हर साल सत्संग होता है, सब बच्चे गुरुजी के पास जाते हैं, और जो सुख उन्होंने हमें दिए इस परिवार को, जो मुझे उन्होंने अपनी शरण में लिया, मैं तो उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी के इतने गुण, जितने गुण गाऊं उतने भी कम है। महाराज ने वो घड़ी, वो समय, वो हमारे लिए बहुत ही शुभ था जिस समय गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा। पता नहीं हम लोगों के तो इतने अच्छे कर्म मुझे नहीं लगता थे कि गुरुजी ने हमें इतने अच्छे ऊंचे दरबार में बुलाया, अपने चरणों से लगाया, और इतनी प्यारी संगत, इतना प्यारा। अब मेरे साथ तो ये होता है कि कहीं सत्संग हो रहा होता है, मन सुन के खुश हो जाता है, कहीं संगत दिखाई देती है, मन वैसे ही खुश हो जाता है। और जिस टाइम गुरुजी थे, हम मंदिर में जाते थे, बड़े मंदिर में गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान होते थे, और 8-10 एक 4-5 लाइन छोड़ के पीछे वाली लाइन में मैं बैठी होती थी। तो इतनी पॉजिटिविटी मैं ग्रहण करती थी कि मैं बता नहीं सकती। और 3-4 दिन बाद हम फिर चले जाते थे, 3-4 दिन पॉजिटिविटी रहती थी, फिर चले जाते थे। तो उन दिनों संगत जी मेरे साथ, मेरे पूरे चारों तरफ एक ओरा बन गया था, एक लाइट का प्रकाश फैल गया था। वो कम से कम 1-2 फुट की दूरी से चारों तरफ एक गोला बना हुआ था, कि कोई भी कुछ बोले, कुछ कहे, वो मेरे पास तक आता ही नहीं था, वहीं रह जाता था। ये मैं महसूस करती, बड़े दिनों तक ये मैंने महसूस किया। तो इस प्रकार से गुरुजी के बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, पर अभी मैं आपको ये 2 ही सुनाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो संगत ने सुना, और इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हैं आप लोग, इतना बढ़िया मौका देते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जोशी अंकल, शकुंतला आंटी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। बहुत डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग आप लोगों ने किया है दोनों ने, और साक्षात गुरु जी के रूप में ही आप दोनों ने अपने संगत की है। बहुत मैसेजेस मिले हैं गुरु परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अनु आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना जोशी अंकल एंड आंटी। आई थिंक आज गुरु जी ने मेरी बात सुनी, क्योंकि मैं गुरु जी को एक तो शुक्राना करना चाह रही थी। I'll just put on my video so you can see. आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही थी, एंड गुरु जी ने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, एंड मुझे बहुत अच्छे जवाब मिले आज, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन था एक, मेरे हस्बैंड जो कि बीमार चल रहे हैं आजकल, और गुरुजी ने मुझे 1-2 हफ्ते पहले सपने में दिखाया था कि ही इज वेरी सिक, घर से बाहर गए हैं, उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई है, एंड एम्बुलेंस लेके जा रही है। मेरा बेटा गाड़ी लेके चला गया एम्बुलेंस में, और मुझे नहीं जाने दे रहे, और मैं रोती जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि कभी ऐसे संजीव के साथ हुआ नहीं है, उनकी बॉडी क्यों ठंडी पड़ गई है। एंड मैं उस सपने को देख के बहुत अपसेट थी। अगले दिन जब मैं उठी
तो मैंने किसी संगत के साथ भी शेयर किया, मैंने कहा मुझे बहुत गंदा सपना है, मैं पूरे सपने में रोती रही हूँ, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। एंड उसके हफ्ते के बाद ही संजीव को सोर हो गया, बेड में हो गए, बुखार चढ़ा, बहुत बुरी तरीके से बुखार था, बहुत तबीयत खराब रही। और अभी शुक्राना गुरुजी का कि वो ठीक है। तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया कि मेरे को कुछ मेरे से गलती हो गई कि गुरुजी संजीव के थ्रू मुझे बताना चाह रहे थे। पर उसका जवाब भी मुझे मिल गया कि खैर मेरी गलती थी, क्योंकि मैं संजीव को छोड़ रही थी कि वो गुरुजी से जुड़े नहीं हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने का अपना जुड़े नहीं है, मैं भी उनकी नाराजगी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आपके सत्संग से अंकल जोशी अंकल मुझे जवाब मिला कि गुरुजी ने सपने में जो मुझे दिखाया था उसमें संजीव के में भी कुछ बहुत बुरा होने वाला था, कि उन्होंने उनकी बीमारी को टाल दिया, उन्होंने उनको ठीक कर दिया। और उसके बाद बीमार हुए वो, लेकिन थोड़े में ही वो ठीक हो गए। सो गुरुजी कैसे ज्वाइन कराते हैं और शुक्राना, और मैं कल से सोच रही थी कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है, क्योंकि अब संजीव ठीक है, 2 हफ्ते हो गए, हफ्ता 10 दिन हो गए उनको, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो जाएंगे। एंड संजीव की तबीयत खराब थी, अब वो व्हीलचेयर पे बैठ सकते हैं। सो शुक्राना मेरे महाराज की गुरुजी कैसे तुम्हारे को कैसे आपको जवाब देते हैं, कैसे किस तरीके से करते हैं। और आप इतने ब्लेस्ड हो, आप और आंटी की लाइक हर सत्संग के अंदर मुझे जवाब मिल रहा था आज, लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। सो शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना सुरेश अंकल कि आपने मुझे लाइक जो मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है, तो गुरुजी ने कैसे आपके थ्रू मुझे मैसेज डलवाया, और कैसे उन्होंने आज सारा सत्संग भी सुनाया मुझे अंकल का, जोशी अंकल एंड आंटी का। सो गुरुजी महाराज आपके जवाब देते हैं, आपको सत्संग में ही ब्लेसिंग होती है। एंड हाउ राइट जोशी अंकल हैड सेड कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। सो जोशी अंकल आपके तो सत्संग सुनने के लिए तो मैं सारा दिन बैठने को तैयार हूँ। सो आई वुड लव यू कि अगर सुरेश वासन अंकल आपको दोबारा लेके आएंगे, गुरुजी की जैसी भी मर्जी होगी। सो शुक्राना आंटी, शुक्राना संगत का कि हम सारे ब्लेस्ड हैं कि आपका सत्संग हमें सुनने को मिला। सो शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना अंकल, ब्यूटीफुल सत्संग, आप तो बहुत ही ब्लेस्ड हो। आपके थ्रू हम सबको कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, आई थिंक उसका तो मैं जवाब दे ही नहीं सकती। आई थिंक एग्री कि आपने जितने भी सत्संग शेयर किए आज, हम सबको ब्लेसिंग्स मिली हैं। और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी लाइक आई वाज क्लोजिंग माय आईज, और मुझे ऐसे लग रहा था कि हम गुरुजी के साथ बैठे हैं। गुरुजी हर सत्संग में, हर उसमें होते हैं, हर जब भी सत्संग शेयरिंग हो रही होती है गुरुजी हमेशा साथ में ही होते हैं। सो आज आपके सत्संग से लाइक इट वाज अमेजिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए। सिर्फ ये कहूंगी शुक्राना आपको ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए, और वो गुरुजी की मर्जी होती है कि जिनको क्या ब्लेसिंग्स मिलनी होती है, क्या जवाब मिलने होते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। थैंक यू अंकल, सुरेश वासन अंकल ऑल्सो, कि मुझे मौका देने का, शुक्राना करने का। थैंक यू जोशी अंकल एंड आंटी, शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Anu aunty, for sharing your divine journey with Guru Parivar. जोशी अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल आपसे मेरी प्रार्थना है कि गुरु परिवार की तरफ से एक प्रार्थना है कि अगर हर 3 महीने के बाद एक सत्संग शेयरिंग आप दोनों करें तो बहुत अच्छा लगेगा, शकुंतला आंटी और आप। करेंगे क्यों नहीं करेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य होगा इनफैक्ट। जय गुरु जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अनिल अंकल।